हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बात कर रहे थे, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्शन हम लोग साइन के अकॉर्डिंग खुद से डिसाइड कर ले रहे थे। लेकिन दो से जब ज़्यादा चार्ज पार्टिकल किसी सिस्टम में हो और फोर्स किसी एक स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए बोले, उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए वैलिड नहीं है, ये मैकेनिक्स में भी वैलिड होता है। अगर कई सारे फोर्सेस किसी एक सर्टेन पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते हो तो नेट फोर्स उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे फोर्सेस का हम लोग वहाँ पे वेक्टर एडिशन करते थे। ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग इसके बाद कैलकुलेशंस करेंगे वहाँ पे भी। तो पहले देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या, जैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पहले ही लिख रखा है, इसको बाद में समझेंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसको हम आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा, तीन है पार्टिकल, चार पार्टिकल है, ऐसा कुछ रखा हुआ है। चलो हमने मान लिया कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये हो गया प्लस Q1। दूसरा चार्ज हमने मान लिया यहाँ पे है Q2 है। तीसरा चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया Q3 है। एक चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया Q4 है। एक चार्ज हमने यहाँ पे मान लिया, चलो मान लिया हमने Q0। और हमें ये पता करना है कि ये जो Q0 चार्ज है, इस पे सारे के सारे जो रिमेनिंग चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 और Q4, ये सारे के सारे मिलके कितना फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसका नेट मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे होता है क्या कि जो नेट फोर्स होगा ऑन दिस चार्ज, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय द, ये जो चार्जेस आपको रिमेनिंग दिखाई दे रहे हैं सिस्टम में, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोजिशंस को मेंशन करते हैं। ये जो चार्ज आपका Q0 है, हमने ये मान लिया Q1 से जो इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये R1 वेक्टर है। Q2 से जो इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने मान लिया R2 वेक्टर। Q3 से जो पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने मान लिया लेट से R3 वेक्टर। और जो Q4 से पोजीशन वेक्टर है इस Q0 का, उसको हमने मान लिया R4 वेक्टर। कुछ देर के लिए मान लें कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे आएंगे वहाँ पे हम लोग चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो होगा क्या, इसमें Q1 इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, Q2 भी अप्लाई करेगा, Q3 भी अप्लाई करेगा, Q4 भी अप्लाई करेगा। सारे के सारे अपना फोर्स यहाँ पे एक्ट करेंगे और सारे के सारे जो फोर्स का वेक्टर सम होगा वही होगा इस Q0 के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि नेट फोर्स ऑन Q0, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेट फोर्स ऑन Q0 पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे F0, ऐसे लिख लिया। और ये वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये भी कुछ फोर्स लगाएगा Q1 इस पे, उसको हमने लिख लिया F1। हमने मान लिया कि द फोर्स अप्लाइड बाय दिस प्लस Q1 चार्ज ऑन Q0 इज F1, उसको हमने मान लिया F1। तो ये F1 वेक्टर प्लस ऐसे ही जो Q2 है हमने मान लिया कि वो F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, F2 वेक्टर प्लस Q3 जो है F3 फोर्स अप्लाई कर रहा है, F3 वेक्टर प्लस Q4 जो है F4 अप्लाई कर रहा है, F4 वेक्टर। सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना है हमें। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगा KQ1 Q0 डिवाइडेड बाई ये जो R1 है उसका स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की अगर अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, तो चूँकि हम वेक्टर फॉर्म में जहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो चलिए वेक्टर फॉर्म में सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। F0 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा F1। तो F1 यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से F1 लिखना चाहें तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 Q0 डिवाइड बाई ये R1 स्क्वायर और यहाँ पे R1 कैप। R1 कैप शो कर रहा है दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R1 वेक्टर, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो जो भी फोर्स होगा वो R1 वेक्टर की डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि जो F2 होगा, F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q2 Q0 डिवाइड बाई ये R2 स्क्वायर और ये हो जाएगा R2 कैप। ऐसे ही आपका F3 हो जाएगा
F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू थ्री क्यू नॉट डिवाइड बाई R3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R3 कैप। और फाइनली अगर हम R4 की बात करें तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा, वो हो जाएगा F4, यानी जो फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज है Q4 की वजह से, वो हो जाएगा K Q4 Q नॉट डिवाइडेड बाई ये R4 का स्क्वायर और ये R1 कैप। इसको फर्दर आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि K Q1 Q नॉट अपॉन R1 क्यूब, और यहाँ पे R1 वेक्टर लिख सकते हैं, वो आगे की बात है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाए तो ये हो जाएगा K Q1 Q नॉट डिवाइड बाई R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 Q नॉट डिवाइड बाई R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस तीसरा जो है आपका K Q3 Q नॉट डिवाइड बाई R3 स्क्वायर और R3 कैप प्लस K Q4 Q नॉट डिवाइड बाई R4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R4 कैप। तो इस तरह से आप यूज़ करके नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए, किसी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने मान लिया कि एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, जी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान रखा है। ज़रूरी नहीं कि ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल गिवन हो सकता है कि आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है स्केलियन ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान रखा है। तो आपको पता है सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, जो भी इंटरनल एंगल्स होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। जी हमने मान लिया वर्टेक्स, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, इस वर्टेक्स पे भी चलो हमने मान लिया प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है। चलो इसको हम मान लेते हैं माइनस Q, आप इसको माइनस Q मानिए प्लस Q मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वर्टेक्स का यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। इस वर्टेक्स को हमने बोल दिया जी आपका वर्टेक्स A है, ठीक है, ये वर्टेक्स B हो गया और ये हो गया वर्टेक्स C। अगर हम बोलें कि वर्टेक्स A पे जो प्लस Q चार्ज रखा हुआ है उस पर आप नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यानी कि फाइंड F नेट ऑन Q प्लेस्ड एट A, यानी जो A पे रखा हुआ है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस वाले वर्टेक्स पे। A वर्टेक्स हो गया, B हो गया और ये C वर्टेक्स हो गया। तो अब बोलेंगे सिंपल है, हमें तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे फॉलो करना है। तो पहले पता कर लें B पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, C पे कितना फोर्स लगा रहा है, और जो दोनों फोर्सेस निकल के आएंगे उसका हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, सिंपल सा। तो चलिए देख लेते हैं। तो B की अगर बात करें तो वर्टेक्स B पे पॉजिटिव चार्ज है, A भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हो गया फोर्स, इसको हमने बोल दिया F, ठीक है। इसको F1 बोलते हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये F1 वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F1 वेक्टर हो जाएगा। अब देख लें C पे जो चार्ज है वो इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसकी डायरेक्शन कुछ होगी इधर, ये हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको हम मान लें F2 वेक्टर। अब यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं, अगर इसकी डायमेंशन को हम मान लें L, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स थी उसको अगर L मान लिया जाए, तो आप बोलेंगे जो F1 वेक्टर होगा इज इक्वल्स टू F2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देख लीजिए कैसे, ये भी प्लस Q और प्लस Q के बीच में लग रहा है, ये भी Q और Q के बीच में लग रहा है। ये अलग बात है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम सिर्फ और सिर्फ अभी उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा K Q डिवाइड बाई डिस्टेंस आपका L स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा, इसको हमने मान लिया ये है आपका F, ठीक है, इसको हमने F के बराबर मान लिया। अब हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए आप लिखेंगे कि F आपको चाहिए नेट फोर्स, तो वो हो जाएगा ये जो F1 लग रहा है प्लस F2 लग रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया आपका F1 वेक्टर प्लस हो गया F2 वेक्टर। अब देखिए, जब भी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ता है। जो भी हमने ट्रायंगल रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा या फिर पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा था वेक्टर एडिशन में, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
अब उसको अप्लाई करने के लिए हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप एंगल्स की बात करें, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये चूँकि 60 हो गया, तो ये बचा हुआ जो एंगल रहा होगा ये रहा होगा 120 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर के एंगल है, ये 60 होगा, ये 120, क्योंकि पूरा 180 डिग्री का होना है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ऐसे आप पैलोग्राम में कंप्लीट कर दीजिए ऐसे करके, यानी रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ये जो हम एफ नेट की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया एफ नेट वेक्टर, ठीक है। इसी को हमें कैलकुलेट करना। अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। दो वेक्टर्स को अगर ऐड करते हैं, दोनों के बीच के एंगल थीटा हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ, एंगल कितना बन रहा है तो कॉस 120 डिग्री, यहाँ पे कॉस लिखेंगे 120 डिग्री। अब देखिए F1 और F2 ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इन दोनों की जगह पे हम सिंपल F लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप इसको निकाल सकते हैं। ये कॉस 120 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। और आपको ये पता है कि 90 के केस में जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, और ये आपका दे देगा -1/2। तो यहाँ पे आपने लिखा -1/2, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस एफ स्क्वायर, तो माइनस एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनली आपका एफ नेट निकल के आने वाला है वो हो गया एफ स्क्वायर, सिर्फ बचा अंदर, स्क्वायर रूट के बाहर आपका एफ आ जाएगा एफ। और ये एफ कितना है आप देख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जो भी नेट फोर्स वगैरह आपको अगर निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिर्फ ये यहीं पे वैलिड नहीं है, हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपका चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है और वहाँ पे डायरेक्शन बहुत मायने रखता है। तो वहाँ पे सिंपली हम चीज़ों को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। और कुछ इसमें खास है नहीं, आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते थे जो हमने आपको बताया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि के Q1 Q0 डिवाइड बाई, इसको R1 क्यूब अगर कर देते तो ये हो जाता R1 वेक्टर, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है R1 कैप को लिख सकते हैं वेक्टर R1 डिवाइड बाई R1, तो R1 स्क्वायर के साथ R1 क्यूब बना लेता। ऐसे ही आपका हो जाएगा के Q2 Q0 डिवाइड बाई ये R2 क्यूब और ये R2 वेक्टर। ऐसे ही आपका हो जाएगा के Q3 Q0 डिवाइड बाई R3 क्यूब और ये R3 वेक्टर। और फाइनली इसके बारे में भी आप कह सकते थे कि के Q4 Q0 डिवाइड बाई R4 क्यूब और ये हो जाता R4 वेक्टर। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे। अब वही चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने बोला था कि बाद में इसके बारे में हम बताएंगे। लिखा हुआ कि व्हेन इन ए सिस्टम देयर आर मोर देन 2 चार्जेस। बात हो रही है मोर देन 2 चार्जेस की, क्योंकि अगर सिर्फ 2 चार्ज हैं तो फिर वहाँ पे तो हमें कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करना ही नहीं। सिंपल कूलॉम्स लॉ के हेल्प से जो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है, हम सिंपली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब मोर देन 2 चार्जेस होते हैं आर प्लेस्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज कैन बी गिवन बाई वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्सेस मतलब कि जो इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं सिस्टम में। जैसे मान लीजिए कि हमें इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना था इस वाले चार्ज पे, तो हमने देख लिया कि ये इंडिविजुअली कितना एक्ट कर रहा है, ये इंडिविजुअली कितना एक्ट कर रहा है। उसके बाद दोनों को हमने वेक्टर एडिशन कर दिया था। इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बाय इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ सिस्टम। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एक चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बाकी चार्जेस के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब कि ये जो चार्ज Q1 है
ये क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये तीनों डिसाइड नहीं करेंगे, ना तो उसके मैग्नीट्यूड को ये तीनों इफेक्ट कर पाएंगे। इनका ना तो कोई इस पर असर होगा, ना तो ये कोई उस पर चेंजेस कर पाएंगे। हर एक चार्ज अपना इंडिविजुअली इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और फाइनली हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नेट फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। फिलहाल अभी थ्योरेटिकल सेक्शन हम कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू।